नमस्कार, चंदन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार में आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद राशिदी की सोच की, जो रेप के लिए लड़कियों की देर से होने वाली निकाह को जिम्मेदार मानता है और मानता है कि लड़कियों का निकाह 18 से पहले कर देना चाहिए। अगर नहीं किया गया तो रेप की संभावना बढ़ जाती है। मौलाना रेप के लिए लड़कों की वैसी सोच, उसकी गंदी नज़र या उसके असभ्य आचरण को जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं मानता, बल्कि अपने लड़कों की वैसी सोच को तो ये मौलाना मासूम हरकत बताता है, जो लड़कियों के जल्दी निकाह ना होने से हैवानियत पर उतर आता है। मासूम रेपिस्ट को हैवान बनाने के लिए भी मौलवी की सरिया वाली सोच लड़कियों को ही जिम्मेदार बताती है। दरअसल ये सोच केवल मौलाना रशीदी की नहीं, बल्कि यह मदरसा छाप सरिया की सरी गली सोच है, जिसे देवबंद के मौलानाओं ने भी कई बार कई मौक़ों पर जाहिर किया है। लड़कियों के जीन्स पहनने, मोबाइल के इस्तेमाल करने, फिल्मी गानों पर नाचने गाने पर फतवा जारी किया जा चुका है। केरल में तो एक बार महिलाओं के गैर मुस्लिम पुरुषों के साथ हाथ मिलाने और रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने पर भी मना किया गया था, फतवा जारी किया गया था। सार्वजनिक मंचों पर गाना गाने या समारोह में भाग लेने पर भी रोक लगाई जा चुकी है। ये बातें अलग है कि उनकी लगाई गई रोक या उनसे जारी किए गए फतवे को किसी ने आज तक इज्जत नहीं दी, उसे कूड़े के डब्बे में डाल दिया गया। लेकिन इससे कुछ बदला नहीं, फतवा देने का दौर उसी तरीके से जा रहा है और रशीदी जैसे जो लोग हैं, उनकी बात इसी तरह से कुछ समय पर सामने आती ही रहती है। कुछ मौलानाओं ने तो मुस्लिम लड़कियों को गैर मुस्लिम लड़कों के साथ दोस्ती पर भी फतवा जारी किया हुआ है। मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ उनके शोषण के लिए बनी सरिया की यही सोच मौलाना रशीदी के जरिए बाहर आ रही है। ज़्यादातर मुस्लिम देशों में महिलाओं की निकाह की उम्र 18 वर्ष तय की गई है। केवल ईरान में यह 13 वर्ष है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को यदि छोड़ दें तो पूरे पाकिस्तान में यह शादी की निकाह की जो उम्र है वो 16 वर्ष ही तय की गई है। भारत में लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 वर्ष निर्धारित है, जिसे 21 वर्ष करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन मौलानाओं को इससे कोई मतलब नहीं कि दुनिया किधर जा रही है। इन्हें तो अपनी चपटी धरती पर सरिया बिछाकर ज्ञान देते रहना है। दरअसल इस मामले की शुरुआत फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हुई, जहां एक 16 साल की मासूम मुस्लिम बच्ची का जबरन निकाह करवाया जा रहा था। जब पुलिस को इस बात की शिकायत मिली तो वह अपनी टीम के साथ निकाह को रुकवाने के लिए पहुंची, जहां निकाह में शामिल रिश्तेदारों ने पुलिस टीम पर हमला किया, उसके साथ बदसलूकी की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने निकाह रुकवाकर बच्ची को रेस्क्यू किया और 19 लोगों के खिलाफ पॉक्सो और सरकारी कामकाज में बाधा डालने के एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाई। उसी एफआईआर को रद्द करवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दी गई थी, जिसे खारिज करते हुए 1 जुलाई को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि पॉक्सो कानून किसी भी पर्सनल लॉ के ऊपर है और 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची की शादी या निकाह दोनों पॉक्सो कानून का उल्लंघन है। इसी फैसले के खिलाफ मौलाना रशीदी ने अपना मदरसा छाप ज्ञान देते हुए देर से शादी को रेप के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए बयान दिया। पॉक्सो कानून के मुताबिक नाबालिग लड़की से शादी या निकाह रेप माना जाता है। शायद मौलाना रशीदी को मदरसे में यह नहीं पढ़ाया गया होगा। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या मौलाना रशीदी जैसी सोच ही इस्लाम को स्त्री विरोधी बनाती है। ये पहला सवाल है, मैं चाहूँगा कि स्क्रीन पर दिखाएं कि क्या मौलाना रशीदी जैसी जो सोच है वही इस्लाम को स्त्री विरोधी बनाती है। दूसरा सवाल कि क्या शरिया महिलाओं के शोषण को बढ़ावा देता है, उनका शोषण करने वालों को प्रोटेक्ट करता है। क्या शरिया भारतीय न्याय संहिता से ऊपर है। लड़कियों की देर से शादी को रेप की वजह बताना रेप को बढ़ावा देना तो नहीं है। क्या पॉक्सो कानून के खिलाफ लोगों को भड़काने के मामले में मौलाना रशीदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और क्या सबसे अहम सवाल और आखिरी सवाल कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी लागू किया जाना चाहिए, ताकि पर्सनल लॉ का कोई सवाल ही ना हो, पर्सनल लॉ के आधार पर लिबर्टी ना हो सके। ये सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। मेहमानों का भी परिचय करवाएंगे अपने चर्चा में, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि रशीदी ने कहा क्या था। हालांकि रशीदी ने अपने बयान देने के बाद से जब विवाद बढ़ा तो उसने फिर बयान से पलटी भी मार ली है और उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के बोला जा रहा है, लेकिन जो पलटी मारी है उस पलटी मारने में भी उसकी सोच कहीं ना कहीं झलकी जाती है। एक बार सुनते हैं कि रशीदी ने आखिर कहा क्या था। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी पोस्को एक्ट में आएगी, बड़ी अजीब सी बात है। जिस देश में 16-17 साल की लड़की, 15 साल की लड़की रिलेशनशिप में रह सकती है, वहां 15-16 साल की लड़की जो बालिग है वो अपनी शादी, अपना निकाह नहीं कर सकती।
सवाल यह है कि संविधान में मुसलमानों को 3 चीजें मिली हैं, निकाह, तलाक और वरासत। निकाह अपनी मर्जी से अपने धर्म के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला बड़ा अजीब है। जब शरीयत में बालिग होने पर लड़की की शादी जायज है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस तरह का फैसला या पोक्सो एक्ट के तहत इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैं समझता हूं ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इस बात पे, इस बयान पे, इस रसीदी ने जो बात कही है, 2 बातें कही हैं जो आपत्तिजनक है। मुझे लगता है कि ज्ञान की कमी के कारण ऐसा कहा। इसने कहा कि बालिग है। 2-3 जो बातें कही कि 15, 16, 17 वर्ष की लड़कियां जो है वो लिव इन में रहती है। कहाँ रहती है भाई, अब बता दो। आपके घर में रहती हो तो बात अलग है, लेकिन कहीं भी 15, 16, 17 जो है नाबालिग लड़की की उम्र होती है। और कहीं भी भारत में कोई भी अगर रिलेशनशिप में रहता है तो वो गलत रह रहा है। इसको कोई भी समाज या कानून प्रोटेक्ट नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात करें कि बालिग 16-17 में बालिग, भाई 16-17 में बालिग जो है वो शरिया कानून के हिसाब से हो सकता है, पॉक्सो के हिसाब से या भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से या संविधान के हिसाब से बालिग होने की उम्र जो है वो 18 वर्ष है। तो ये सारी बातें हैं, इन पर चर्चा करेंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो 3 मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूँ। डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राकेश प्रजापति जो है वो सपा प्रवक्ता हैं। और इसके अलावा संदीप मिश्रा है, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। तीनों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है आज मैं संदीप मिश्रा जी से ही करूँगा, क्योंकि कानून का मसला है और सरिया और कानून जो है आमने सामने है। इस पर हम लोगों ने बहुत बार चर्चा की है संदीप जी, लेकिन इस बार फिर जो है ये रसीदी लोग हमसे कह रहे थे कि भाई आप चर्चा करके जो है उनको क्यों हाईलाइट कर रहे हो। बोले भाई देखिए, हाईलाइट करने के लिए वो दे रहे हैं, लेकिन जो बातें उनके मन में है वो समाज में भी तो है, तभी तो वो गाहे बगाहे उनके मुख से जो है बाहर आ जाता है। तो जब वो उसने बोला है तो उसे जवाब देना ज़रूरी है, उसको साफ करना, ताकि एक भी बच्चा या एक भी लोग अगर इसकी बात से प्रभावित हो तो उसे बचाएंगे। तो मुझे समझ लगता है कि शायद इस प्रोग्राम की सफलता होगी। 2 चीज़ें जो बात कही है, और अक्सर ये बात होती है संदीप जी की सरिया कानून और जो पॉक्सो कानून अभी इस बार बोलता है आमने सामने है, इसके हिसाब से, रसीदी के हिसाब से क्या आपको लगता है कि सरिया कानून और पॉक्सो को अक्सर जो कहता है कि आमने सामने है या न्याय संहिता के आमने सामने है, अब समय आ गया है कि अब एक बार यूसीसी ले आकर के सारी चीज़ें खत्म कर दी जाए? और ये जो फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, क्या आपको लगता है कि ये जो पर्सनल लॉ है उसमें हस्तक्षेप है, जैसा कि ये बता रहे हैं? देखिए, इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से। घरेलू हिंसा अधिनियम कानून जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध सभी पे लागू होता है। अगर आपको पर्सनल लॉ में कोई लिबर्टी मिली हुई है कि आप मेंटेनेंस नहीं देंगे और मेंटेनेंस एक डेफिनेट टाइम तक ही देंगे, लेकिन कांग्रेस के समय में कानून आया था 2012 में जिसको घरेलू हिंसा अधिनियम कहते हैं, तो उसके तहत सैकड़ों मुकदमे दिल्ली की अदालतों में, पूरे भारत की अदालतों में मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के द्वारा लड़कों के ऊपर दर्ज कराए जाते हैं। उसके बाद फिर कोर्ट से मेंटेनेंस भी मांगा जाता है, उनको मेंटेनेंस भी देना पड़ता है, घर में रहने का अधिकार भी देना पड़ता है, सारी चीजें। और वो जो एक कहते हैं ना, रास्ते चलते छोड़ दिया, तलाक हो गया, सारी चीजें, जिम्मेदारी खत्म हो गई, या इद्दत के पीरियड तक ही मेंटेनेंस देंगे, वो सब चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। जब कोई स्पेशल लॉ होता है तो वह पर्सनल लॉ के ऊपर हो जाता है। अब स्पेशल लॉ है पॉक्सो एक्ट, स्पेशल लॉ है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो इन सब चीजों के चलते अगर आपको पर्सनल लॉ में कोई लिबर्टी मिली हुई है और आपके लिए सेव प्रोविजन वहां पे नहीं किए गए हैं, तो आपको उस कानून से बदकर रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है कि मौलाना रशीदी जी जहां से आते हैं, जो उनकी पढ़ाई की है, उसके हिसाब से उनकी बात जायज हो सकती है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो विद्वान न्यायाधीश रहे होंगे उनके सामने मामला आया है, और ऐसे में उन्हें लगा कि भाई पॉक्सो एक्ट के जो प्रोविजंस हैं यहाँ पे एज फैक्टर को देखते हुए लागू किए जा सकते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी गलत है। और रशीदी साहब को दिक्कत है तो उनके पास वकीलों की फौज है। आखिर बड़े बड़े मुकदमे वक्फ के लड़ने के लिए अगर वकील आ जाते हैं तो इसके लिए भी चले जाएं सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करने के लिए, देख ले। बिल्कुल। एक जो चीज़, अब मैं प्रजापति जी के पास आऊँगा, डॉक्टर राकेश प्रजापति। सबसे पहले तो मैं इस बयान पे आपकी प्रतिक्रिया और हरगोविंद जी आपकी प्रतिक्रिया, दोनों की प्रतिक्रिया चाहूँगी। आप लोग दोनों आदमी किस तरीके से देखते हैं? और मैं शुरुआत जो है राकेश प्रजापति से करना चाह रहा हूँ। राकेश जी, आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? कि आपको सही में लगता है कि ये जो है पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है सर कोर्ट का? नहीं, इस तरीके के जो बदलाव हैं, कभी भी अमेंडमेंट जो होते हैं
वो अमेंडमेंट समय समय पर होते रहने चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर कोई अमेंडमेंट कोई गलत काम हो रहा है उसमें अगर कोई अमेंडमेंट किया जा रहा है तो मुझे इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि इस तरीके की अमेंडमेंट हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वही भारत का संविधान कहता है कि 18 साल की लड़की के जब हो जाती है तभी वो बालिग होती है, उसके बाद ही उसकी शादी के लिए अधिकृत होती है 21 साल का लड़का। तो अगर इस तरीके का कोई अमेंडमेंट हो रहा है तो इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि अब जिस तरीके से बाकी ये भाई मुस्लिम धर्मगुरु या उनके जो लोग हैं वो इसको किस तरीके से ले रहे हैं, ये जो है उनकी निजी राय हो सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई अगर किसी समाज सुधार के रूप में अगर कोई कार्य हो रहा है, क्योंकि अगर समाज सुधार के रूप में कोई कार्य नहीं हुआ होता तो पहले बाल विवाह होते थे, ठीक है, बहु विवाह होते थे, बहुत सी अनुसूचित जनजातियों में बहुत से बहुपत्नी विवाह बहुपति विवाह भी चलते थे। आज वो व्यवस्थाएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, ठीक है, बाल विवाह तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। तो अगर इस तरीके का कोई हो रहा है प्रजापति तो जी, ये इसमें कोई कोई संशोधन दिक्कत नहीं हो रहा है, आपको पहले से पता। मुझे लगता है कि सब्जेक्ट की जानकारी आपको नहीं है और इसलिए आप इस तरीके से, ये कोई संशोधन नहीं है, ये पहले से किया जा चुका है और कोर्ट ने फैसला दिया है और ये पहले से है। कोर्ट का फैसला है कि भाई पॉक्सो जो है वो आपके पर्सनल लॉ से ऊपर है, ये पहले भी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका फैसला एक बार दिया हुआ है। संदीप जी, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो संदीप, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दिया हुआ, तो ये कोई संशोधन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इससे फैसला दिया हुआ है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा जानकारी हो तभी आप लोगों को बोलना चाहिए, नहीं क्योंकि आप ही लोगों की वजह से ना पॉलिटिकल लोग जब गलत बोलते हैं या पॉलिटिकल लोग जब समर्थन करते हैं, चुप्पी रहते हैं, तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। मैं प्रतिक्रिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोर्ट ने ये किया है वो तो किया ही है। मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो लोग विरोधाभास पैदा कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ कि अगर सरकार कोई अमेंडमेंट इस तरीके के हो रहे हैं तो उनको अमेंडमेंट को सही पॉजिटिव में लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरा सवाल आपसे ये था तो कि क्या जो पॉक्सो एक्ट है उसको सरिया से ऊपर माना, कोर्ट ने कहा है कि मानना चाहिए और उसी के हिसाब से फैसले हुए हैं, दो फैसले हुए। लेकिन ये जो रशीदी है, जो मौलाना रशीदी है, वो कह रहा है कि भाई ये हमारे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है, पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है और कोर्ट ने गलत फैसला दिया। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आपको भी लगता है कि ये पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है, सरिया कानून में हस्तक्षेप है और कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए मैंने पूरी बात कही। देश सरिया से नहीं चलेगा, देश कुरान से नहीं चलेगा, देश रामायण से नहीं चलेगा, देश महाभारत से नहीं चलेगा, देश बाइबल से नहीं चलेगा, देश चलेगा संविधान से। ठीक है, अगर संविधान ये जो आप कह रहे हैं फिर वो दूसरी बात कर रहे हैं। देश जो है भाई सरिया से, मैं तो कह रहा हूं ना, देश सरिया से नहीं चलेगा, लेकिन आप रामायण और महाभारत से नहीं चलेगा कैसे कह रहे भाई? जो संविधान में देश गीता से नहीं चलेगा, देश रामायण से नहीं चलेगा, देश महाभारत क्या कहता है, देश उसी से चल रहा है सर, आपको पता नहीं है? देश उसी रामायण और गीता से देश चल रहा है, नहीं तो कब का डूब गया रहता। संविधान की ओरिजिनल कॉपी आप जाकर के देखें, उसमें रामचरितमानस भी मिल जाएगा, गीता भी मिल जाएगा, सब चीज मिल जाएगा, गीता का उपदेश भी मिल जाएगा, श्री कृष्ण भी मिल जाएंगे। वो संविधान का कोई दिक्कत नहीं है उसमें। संविधान को अगर आप देखेंगे ना सर, तो उसमें रामायण भी मिल जाएगा आपको, गीता भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा और देश उसी से चल रहा है, आपको जानकारी नहीं है। हरगोविंद जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या ये सही में ये जो फैसला है, ये जो बयान है, ये हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप का जो बयान है वो सरिया में हस्तक्षेप है? वंदे मातरम। देखिए जी, हाई कोर्ट का जो भी निर्णय है वो भारत के कानून और संविधान के अंतर्गत है, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर है। और उसका विरोध करने वाले वो ना केवल देश का अपितु अपनी कौम का ही नुकसान कर रहे हैं। देखिए ना, कमोवेश परिस्थिति क्या है कि 47 के विभाजन का आधार क्या था कि जिन्होंने शरिया के अनुसार जीवन यापन करना था वो देश के उस ओर उन्होंने एक अलग राष्ट्र की मांग, उन्होंने मां भारती को खंडित इसीलिए तो किया कि उन्होंने शरिया से चलना था। तो भारत में जो रहे उन्हें भारत के अनुसार ही तो रहना था, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के संविधान के अनुसार रहना था। लेकिन आज इतने वर्ष बाद भी वही परिस्थिति, ताकि आज देश नए विभाजन के कगार पर आकर के खड़ा हो जाए। और फिर इन्होंने क्या किया? देखिए, नारी का सम्मान अगर इन्होंने करना ही है, इन्होंने तो वहां उसको भोग की वस्तु माना हुआ है। और जहां तक इन्होंने रेप की बात की, निकाह और विवाह के पश्चात वहां नारी के साथ क्या रेप से अधिक भयानक व्यवहार नहीं होता? ऐसे कितने किस्सों में हमने आए दिन ऐसा देखा। तो अगर इन्हें अपनी कौम उसका सुधार करना ही है, लेकिन ये कैसे करेंगे?
क्योंकि जितना इन्हें ज्ञान था वही तो अपने छात्रों को दे रहे हैं, और वो छात्र कैसे नागरिक बनेंगे इसकी कल्पना तो की जा सकती है। बिल्कुल 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 सही बात करें संदीप जी मैं आपके पास आना चाहूँ। जब जो मौलवी, चूंकि मौलवी ऑल इंडिया मौलवी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और जब मौलवी इस तरीके की बातें करता है तो मौलवी की बातें तो भाई निश्चित रूप से जो मदरसों में जाते हैं, जो बच्चे जो जाते हैं, तो वो तो वही दिमाग में था। आज जो मुसलमानों के साथ जो मुसलमान के बच्चे जो अपराध कर रहे हैं, जो इस तरीके से 3 तलाक और इसका समर्थन करते हैं, कुछ भी कहिए सड़कों पे उतर आते हैं, क्या आपको लगता है कि इसी तरीके के मौलवी की जो शिक्षा है या मौलवी के जो बयान है, भले उस पर लोग अमल ना करें, जो इन लोग की तरफ से जो फतवा जारी किया जाता है उसको कोई मानता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये एक छाप उस समाज में छोड़ रहा है, तभी तो इस तरीके का के परिणाम हमारे पास आ रहे हैं। रोज़ जो इस तरीके की अपराध की खबर जो हमारे पास आती है, रोज़ 3 तलाक की खबरें आती है, रोज़ महिलाओं के प्रति अपराध की खबरें हमारे पास आती है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के मौलानाओं पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके खिलाफ भी सज़ा का ऐलान होना चाहिए? क्योंकि 2-3 चीज़ें तो इन्होंने की है, जो कानून जो इस्टेब्लिश है हमारा, उसके खिलाफ अगर आप बोल रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं कि इस कानून को नहीं मानो, ये फैसला गलत है, तो ये भी तो गलत है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, एक पत्रकार थे जो अब आज की दुनिया में नहीं है, वो पाकिस्तानी मूल के थे और कनाडा में रहते थे। वो बार बार एक ही चीज कहते थे कि भाई अल्लाह का इस्लाम चलेगा, मुल्ला का नहीं चलेगा। खूबसूरती हमारी क्या है कि भारत के हिंदुओं के लिए खास करके ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई व्यक्ति है जो सर्टिफिकेट बांटे। आप मंदिर जाइए तो भी हिंदू हैं, ना जाइए तो भी हिंदू हैं, व्रत रखिए तो भी ठीक है, गोश्त खाइए तो भी ठीक है। हर तरह से कोई भी एक बिल्डिंग या कोई व्यक्ति नहीं है जिसने ठेका ले रखा हो। लेकिन ये मुल्ला मौलवी जो है हर बात पे अपना ओपिनियन देते हैं, वह भी विषय जो उनके लिए नहीं है। भाई लोगों को छोड़ दीजिए ना कुरान अपने खुद पढ़ने के लिए, लोग अपना समझेंगे, जानेंगे। आप हर बात पे फतवा जारी करेंगे, हर बात पे लोगों को ज्ञान देंगे, तो इस तरह से लोगों को मिसगाइड किया जाता है। और इससे मिसगाइड कौन होता है? भाई जो कम पढ़ा लिखा है, जो अपनी 2 रोटी कमा रहा है। बड़े लोगों के लिए इनके कमेंट नहीं आते हैं। अगर कोई बात कोई फिल्मी एक्टर करेगा, कोई हीरो हीरोइन करेंगे, तो उसके लिए इनका कमेंट नहीं आएगा। लेकिन यह क्या है कि अनपढ़ लोगों के लिए, जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को मिसगाइड करते हैं, और उसी का नतीजा होता है कि भाई पत्थर चलाने के लिए लोग आ जाते हैं। भाई यह बातें आप क्यों पढ़ा रहे हो? बच्चों के दिमाग में जहर क्यों डाल रहे हो? अगर हिंदुओं में 18 साल उम्र है तो मुस्लिमों में भी होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए। और कोर्ट का अगर कोई फैसला आ गया है तो उसके साथ आपके खड़े होना चाहिए। मुकेश जी मैं बात जोड़ूं, देखिए बहुत रिजिड होने से लकड़ी टूट जाती है, लचक जरूर होनी चाहिए। और समय समय पर जिस तरह से सनातन में धर्म सुधार हुए, बाकी जगहों पे धर्म सुधार हुए, आज हमारे तलाक को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है अदालतों के द्वारा। भाई म्यूचुअल डाइवोर्स से तलाक हो रहे हैं, जबकि कहा जाता था कि सनातन में 7 जन्मों का ये बंधन है। तो हमारा हिंदू समाज इस चीज को स्वीकार किया कि भाई अगर 2 व्यक्ति एक साथ छत के नीचे नहीं रह सकते तो कम से कम शांति से अलग हो जाए, ऐसी स्थिति ना हो कि एक दूसरे को मारने काटने की नौबत आए। लेकिन अब यहाँ पर अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है बच्चे पालने की, तो आप इस्लाम की आड़ लेकर के 16 साल में 15 साल में अपने बच्चे की शादी करके फ्री होना चाह रहे हैं, सिर्फ यह कह करके कि इस्लाम में यह चीज लागू की गई है। भाई बच्चे को, शरीर को उस तरह से डेवलप होने दीजिए, उनको पढ़ने लिखने का मौका दीजिए, उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और अगर ये सब चीजें मौके नहीं मिलेंगे तो फिर आप कहेंगे हम पिछड़ रहे हैं। पिछड़ने का कारण भी तो आप ही पैदा कर रहे हो। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना खेलना कूदना चाहिए, उस उम्र में शादी की बात कर रहे हो, उस उम्र में बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हो, तो वह परिवार पीछे होगा कि नहीं होगा? तो आगे बढ़ाने के बारे में एक सकारात्मक सोच की तरह बात होनी चाहिए सबकी तरफ से जो है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात करें। लेकिन इस तरीके के मौलानाओं की सोच जब राजनीति के फ्रेम में आकर के बात की जाती है, और ख़ासतौर पर मैं समाजवादी पार्टी की भाषा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने रेप पे जो बयान दिया था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती है, क्या आपको लगता है कि ये जो मौलवी और मौलानाओं की जो हिम्मत बढ़ती है, इस तरीके का बयान जो देते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण या राजनीतिक सोच, उनको लगता है कि हमारी इसी सोच को हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हमें संरक्षण देती है, वो बढ़ाती है, तो इसलिए ऐसे मौलाना जब कहते हैं कुछ तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, कोई विरोध नहीं होता? देखिए सुबह से ये बयान चल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई उसका अधिकृत जो है खंडन या अधिकृत जो है विरोध भी नहीं हुआ कहीं, ना ट्विटर पे विरोध हुआ, ना किसी ऑफिशियल हैंडल से कोई विरोध किया, ना ही किसी भी तरीके का कोई नेता, बड़ा नेता आकर के इसका खंडन किया। हमारे साथ प्रजापति जी बैठे हुए, ये अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनको भी पार्टी की लाइन क्या है इस पर शायद इसकी जानकारी नहीं है। राकेश जी, क्या है पार्टी की लाइन, इस पर क्या है? मुकेश जी, पहले तो मुझे बड़ी घोर आपत्ति है आपके एक स्टेटमेंट पर। आपने एक स्टेटमेंट अभी नेताजी का दोहराया। आपने पूरी वीडियो सुनी थी क्या?
एक बार पूरी वीडियो सुन लीजिए। एक बार वही है ना कि क्या है पूरा वीडियो बताइए ना, मैंने तो एक बार नहीं बहुत बार सुन लिया है। आप बताइए आपने क्या सुना उस वीडियो में, पूरा वीडियो क्या ये बता दीजिए। उस पूरी वीडियो को सुनिए, वो 1 मिनट में नहीं बताई जा सकती। नहीं तो आप बताइए ना, उसका सार बताइए क्या कहा था उन्होंने। 7 मिनट देंगे मुझे? हाँ मैं दूंगा, चलिए बोलिए। बोलूंगा, आप मैं दे रहा हूँ 7 मिनट, आप बता दीजिए क्या था वीडियो में। नहीं 7 मिनट में बता दूं? हाँ बताइए। 7 मिनट पूरे दीजिए। और मैं 10 मिनट दे रहा हूँ, बताइए ना, ठीक है ना? बताइए ना, 10 मिनट दे रहा हूँ। हाँ बोलने दीजिए। उसमें ये था, नेताजी ने ये कहा था उस वीडियो में कि ऐसा है कि घर में आजकल इतनी कलह बढ़ रही है, लगातार पारिवारिक रिश्ते बदल रहे हैं, महिलाएं और पुरुषों के बीच में लड़ाइयां होती जा रही हैं, और कहीं ना कहीं इस तरीके से महिलाओं का के द्वारा भी पुरुषों का शोषण हो रहा है, पुरुषों द्वारा महिलाओं का भी शोषण हो रहा है। तब उन्होंने इस बात को कहा था कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, पर लड़कों से नहीं कहा था, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। बच्चों से गलतियां फिर से इसी हो सुनिए जाती हैं, और जाकर अपने बच्चों से जब फिर से गलतियां हो सुनिए जाती जाकर के, हैं ये तो बात उन्हें बाद में फांसी कही नहीं चढ़ा थी। देते ये हैं। बात जो आप जो कह रहे हैं ना, ये लेकिन बात आप बाद लोगों में को- कही आप लोगों को थी, जब narrative उनसे set रेप करना पे है। सवाल आप पूछा गया लोगों था को ना। narrative इस तरीके से set नहीं नहीं करना नहीं, है कि ये आपको बात कोई आप मोदी जो जी का सफाई बयान दे रहे हैं ना वो दिखाई गलत देगा दे रहे हैं। आप नहीं। उनके आपको बयान को भी कोई गलत योगी कोट जी कर का रहे हैं। बयान दिखाई देगा नहीं। अब एक वो सारी मौलाना चीजें जो है के सोशल जिसकी मीडिया पे हैसियत उनका वो क्या बयान है, अभी भी उस है। मौलाना के अरे statement को प्रजापति आप जी, पूरे दिन उनका दिखा बयान रहे हैं। सोशल मीडिया पे बात है, कोई समझिए छुपा ना, हुआ एक नहीं है। मौलाना की इसकी हैसियत क्या है मौलाना की, जिसके स्टेटमेंट को आप पूरे दिन चला रहे हैं, आप खुद उसको पब्लिसिटी कर रहे हैं, आप खुद लोग उसको दिखा रहे हैं। वरना इस मौलाना बयान दिया, खत्म हुआ। वास्तविकता ये है धरातल हाँ, पर। आप तो यही चाहते हैं हम कुछ भी बोले खत्म हो जाए, लोग उस पर चर्चा ना करें, जहां मैसेज जाना है वो मैसेज चला जाए। अरे मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि इससे सरिया की सोच वाले मुसलमानों की सोच दुनिया समझ सके। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ जगह आज भी सोशल चेंज हुआ है, सोशल चेंज हुआ है, लेकिन ये कहें कि पूरी तरीके से सोशल चेंज हो गया है कि हर जगह पर हिंदुओं ने 18 साल से कम की बच्चों की शादियां करना बंद हो गई, ऐसा नहीं है। हिंदुओं में भी 18 साल से कम शादियां हो रही है, मुस्लिम में भी हो रही है तो हो रही है, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। बाल विवाह अगर हो रहा है तो बाल विवाह को कोर्ट में जाइए, उसको शून्य कर देती है कोर्ट। कहाँ वो आप बताइए, आप कोई शिकायत कीजिए। आपकी नजर में प्रजापति जी आपकी नजर में कोई बाल विवाह हुआ है? आप बताइए, आपकी नजर में कहीं पर बाल विवाह हुआ है? कोई हिंदुओं में कोई बाल विवाह हुआ है आपकी नजर में है? बताइए। आइए शायद आप स्टूडियो में बैठते हैं ना, आप नोएडा जैसी जगह पे बैठते हैं। मैं स्टूडियो में तो आपके साथ केवल बैठा हूँ, जितनी देर मैं बैठा हूँ उतनी देर आप भी बैठे हैं। तो आ जाइए, मैं आपको, आप बताइए ना, आ जाइए। नहीं आप बताइए ना, बताने से आने देखने से ही बात बनेगी क्या? आप बताइए ना कहाँ पे है। एक काम करिए मुकेश जी, चैलेंज दे रहा हूँ आपको। कल आप परसों सोमवार को, मैं एक गांव का नाम बता रहा हूँ, ग्राम बाहनपुर है, जिला बरेली है, तहसील आंवला है, आप वहां आइएगा। हाँ। ग्राम बाहनपुर है, जिला बरेली है, तहसील आंवला है, वहां पर आइएगा। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको। तो आपको अगर ये आप बिल्कुल वहां क्या बाल विवाह हुआ है, वहां पे बाल विवाह हुआ है, उसका केस है, आप बताओ। मैं जो पूछ रहा हूं बताओ, आपको अगर वहां पर है ये केस तो प्रजापति जी ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है मुझे। मैं केवल नैरेटिव सेट करेंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं, मैं इसका जवाब दूंगा। अभी छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो राकेश प्रजापति के बाद जाएंगे, जो सवाल उठाया है उसका जवाब भी लेंगे और उसका जवाब भी देंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं, तुरंत लौट के आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं चर्चा कर रहा हूं जो रशीदी ने जो विवादित बयान दिया कि देर से निकाह जो है वो रेप को बुलावा है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए, दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। रिजवी जी स्वागत है आपका। और इंजीनियर बलीउल्लाह वो भी हमारे साथ होंगे, आप दोनों का स्वागत है। और जो प्रजापति जी के पास मैं एक बार जाऊँगा 10 सेकेंड के लिए इनके पास। प्रजापति जी, आप जो कह रहे थे मुलायम सिंह यादव के बयान के बारे में, बता दूँ कि वो बलात्कार का पे जो मौत की सज़ा हुई थी, मौत की सजा देने की बात है, उसका विरोध करते हुए उन्होंने ये कहा था। और जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत। उन्होंने कहा था लड़के हैं, गलतियां हो जाती है, सबको कहा है। कोई भी मुझे लगता है जो पैनल में है कोई इसको विरोध नहीं करेंगे। मैं एक बार रिजवी साहब के पास आऊँगा। रिजवी साहब, ये जो बयान आया है, कि आपको लगता है ये बयान जो है गलत तो है, कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है इसका, लेकिन इस बयान देने के पीछे क्योंकि जो इमाम हैं वो इमाम भी इस बात को जानते होंगे अंदर से कि ये बयान गलत है, लेकिन फिर भी वो दे रहे हैं। आपको लगता है कि इसके पीछे क्या, ये क्या सेट करना चाहते हैं, किसको संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, साजिद रशीदी साहब का बयान जो दिया गया है, पहली चीज तो जो उन्होंने रेप पे बात की, उसको दो हिस्सों में आप तकसीम करके देखें। रेप आज बहुत बड़ी समस्या है। 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उत्तर प्रदेश जो है महिलाओं के साथ हो रही ज्यादती में इस वक्त नंबर 1 पर।
आप पता कर लीजिए, इसकी रिपोर्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट। तो एक ये बड़ा मसला है, ये मसला कैसे हल हो। जहां तक 18 साल की शादी की बात है, जो हमारा भारतीय कानून है हम उसी को मानेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक इस्लामी और शरीयत का ताल्लुक है, कुरान में कोई एज नहीं लिखी है, दीन इस्लाम में एज नहीं बताई है कि कितने एज में, बस ये कहा है कि अगर लड़की बालिग हो जाए, हाँ, तो बुलूगत जो है अगर साइंटिफिक एतबार से देखें तो आपको पता है कि बुलूगत, सीने बुलूगत को कब पहुंचती। हाँ, हमने एक अपना हिंदुस्तान में सोसाइटी के पेश नजर, हालात के पेश नजर एक एज तय कर ली, 18 साल और 21 साल, और उसको हमें फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज है कि हम उसे फॉलो करें। मुझे नहीं लग रहा है कहीं भी साजिद रशीदी साहब ने ये कहा कि नहीं आप संविधान को ना मानो। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो इतना शोर मचाया जा रहा है बिला वजह, सिर्फ इसलिए ताकि जो अयोध्या का मामला है, जो बेरोजगारी का मामला है, जो महंगाई का मामला है, अपने एजेंडे पे। अब देखो रशीद साहब, आपने दो चीजें कही, आपने दो चीजें, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मसले हैं, सबसे ज्यादा मसले हैं। क्यों है सबसे ज्यादा मसले, आपको पता है उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड में? भूल गए बेरोजगारी, भूल गए महंगाई। तो भाई तो ये बात तो आपने मौलाना को भी समझाइए ना, जो बेरोजगारी याद रखें, उनको भी तो समझाओ। मौलाना को क्यों दिया बयान? हमने दिया क्या बयान? योगी जी ने दिया क्या बयान? तो मौलाना ने दिया ना आपका। मौलाना को क्यों नहीं समझाते हो? तो क्यों दे रहे हो, डाइवर्ट कर रहे हो? तो डाइवर्ट आप कर रहे हो ना, डाइवर्ट आप कर रहे हो। अरे रिजवी साहब, डाइवर्ट आप करवा रहे हो मौलाना के जरिए। कौन कर रहा है डाइवर्ट? मौलाना को बयान देने के लिए किसने कहा? किसने कहा मौलाना को बयान देने के लिए? आपने समझाया था क्या? यदि नरसिंगन रोज बयान देता है तो वो डाइवर्ट कर रहा है ना। अगर बयान देगा तो हम चर्चा करेंगे। अब जब हम चर्चा करेंगे तो आप कहोगे डाइवर्ट कर रहा है। जब मौलाना का विरोध करने की हिम्मत आपको नहीं है। और जो बात आप उत्तर प्रदेश की बात कह रहे हैं, सबसे ज्यादा वहां पर घटनाएं हैं, वहां इसलिए है कि वहां पर मामले दर्ज किए जाते हैं, वहां पर लड़कियों की, महिलाओं की सुनी जाती है, थाने में जब जाती है तो रिपोर्ट दर्ज किया जाता है। आपके जमाने में थाने से भगा दिया जाता था, कोई रिकॉर्ड नहीं होता था वहां पर। मैं इंजीनियर वालू, ठीक है, हो गया इंजीनियर, हो गया, मैं समझ गया। मैं आपको पढ़ा लिखा समझता था, पत्रकार समझता था, लेकिन आप भी उसी तरीके के सरिया सोच को, सरिया वाली सोच को आप सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हो। आपको मैं पढ़ा लिखा मुसलमान समझता था, डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी लिखते हैं, लेकिन सोच आपकी वही सरिया छाप, मदरसा छाप वाली है। वलीलुल्लाह जी, ठीक है रिजवी साहब, ठीक है रिजवी साहब, वलीलुल्लाह साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? आप क्या कहेंगे? अरे आप गलत बोल रहे हैं सर, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सपोर्ट कर रहे हैं वैसे लोगों का, वैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो है ना, वो आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब सपोर्ट करते हैं ऐसे मदरसा छाप लोगों को ना, तभी समाज में समस्याएं बढ़ती हैं, तभी समाज में समस्या बढ़ती है। आप अपने ज्ञान का उपयोग जो है अपराधियों को, समाज को दूसरे गंदे रास्ते पे ले जाने वाले लोगों को समर्थन देने में अपना इस्तेमाल करते हो। नहीं कराई, लेकिन साजिद रशीदी ने बोल दिया। तो साजिद रशीदी को तो बोलो ना, तो नहीं बोले। अरे भाई तो रशीदी को तो बोल दो, तो नहीं बोले आप। एक बार रशीदी को तो बोलो, आपके तो बहुत अच्छे संबंध है, एक बार बोल दो, इस तरीके की बातें ना करे वो। अरे आप एक बार बोल दो। आप लोग एक तरफ से उसको बयान दिलवाते हो, दूसरी तरफ बोलते हो हम चर्चा करेंगे तो डाइवर्ट करते हो। अरे किसी एक बात पे रह लो रिजवी साहब। चलो वलीलुल्लाह साहब, समय दूसरे को भी देना। वलीलुल्लाह साहब, आप बड़े इंजीनियर साहब, चलिए ठीक है सर, हो गया। आपका ज्ञान सुन लिया हमने, आपका ज्ञान सुन लिया। कितना भी पढ़ लो ना, वो उस जगह पे जाकर के जो है ना, आप लोग सब एक ही हो जाते हो। पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग वही मदरसा में ही पढ़ो, बेकार पढ़ लेते हो। वलीलुल्लाह साहब, अरे हो गया सर, आप पढ़, मैं जानता हूँ जो विद्वान है, लेकिन अपने ज्ञान जो है ना, जिस दिशा में ले जा रहे हो ना, वो गलत है। वो कहीं पहुंचोगे नहीं, घूम के वहीं आ जाओगे। वलीलुल्लाह साहब, इंजीनियर साहब जी, आऊंगा आपके पास, हरगोविंद जी आऊंगा आपके पास। वलीलुल्लाह साहब, एजेंडा चलाइए, एजेंडा आप चला रहे हो तो ठीक है, आप चला रहे हो एजेंडा, आप चला रहे हो वलीलुल्लाह साहब, अगर मुझे चलाना होता तो मैं आपको बुलाता नहीं है स्टूडियो। जी इंजीनियर साहब, चलो इंजीनियर साहब को सुन लो एक बार, चलो आपने एजेंडे, अरे हो गया सर, मैं एजेंडा चलाता तो आपको नहीं बुलाता स्टूडियो में। मुकेश जी, एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, चलाएंगे क्या? अब आप बोलिए है, चलाना क्या है? आप लाइव हो, चलाएंगे क्या? अरे लाइव है, आप बोलिए ना। आप तो लाइव हो, आप चलाना क्या है इसमें? नहीं आप चलाएंगे ना। अरे लाइव तो उसने भी दिया ना, उसके बाद तो आप जैसे लोग बैठ करके उसमें डिबेट करा रहे हैं ना,
मैं कह रहा हूँ ना 69,000 शिक्षक की भर्ती में 18,000 पिछड़ों के पदों पर डकैती देखिए वही ना, डाली गई। रिजवी साहब ने और आपको 7 क्यों साल दे से दिया, वो लोग रिजवी परेशान साहब ने हैं। आपको क्यों चलाएंगे दिया, तो क्या? दिमाग खुला आप आपको। नहीं चलाएंगे। अरे आप समझ गए, इसीलिए कहते हैं लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। बोलेंगे अरे नहीं। पिछड़े चलो ठीक है, लोगों पर, दलितों लोगों पर लगातार अत्याचार मैं समझ गया आप लोग बोलना नहीं चाहते, मैं एक बार संदीप मिश्रा जी के पास जा रहा हूँ। संदीप मिश्रा जी, ललिता गौतम ठीक है, के चलो साथ संदीप क्या मिश्रा, देखो किया अपने है, बारी बारी से उस बोलो, सारे तो SSP में म्यूट आप करना पड़ेगा। चलाएंगे हो गया क्या? प्रजापति जी, नहीं सुन लिया चलाएंगे। मैंने। संदीप आपकी जी हैसियत नहीं हो है गया, साहब चलाने हो गया, की। हो गया। संदीप जी हैसियत मत बताओ, आपकी हैसियत अरे नहीं पता है साहब मुझे। हो आप नहीं मुंह गया। खोलते हो ना तो अब ऐसे पता चल जाता आपकी है। हैसियत ही नहीं है संदीप जी, चलाने की। अरे आप मुंह खोलते हो ऐसे पता चलता है, चुप रहो, दूसरे को हैसियत मत बताओ। संदीप जी, डिबेट करनी है संदीप जी, आपको। संदीप जी, ये डिबेट का तरीका नहीं है। आप जो है डिबेट आपका म्यूट है, इंजीनियर साहब मौलाना आपका अपने आप रशीदी को जी अनम्यूट वही करो, है पहले ना। आपकी आवाज आ नहीं रही है। वलीउल्लाह ये साहब डिबेट आपका का- मोबाइल अनम्यूट ये करें आप। मौलाना रशीदी शायद वही हैं जिन्होंने डिम्पल जी के लिए भी अभद्र टिप्पणी की थी। बिल्कुल, उनको थप्पड़ भी पड़ा था जहनी स्टूडियो तौर में। पे जी। मौलाना रशीदी, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इलाज की उनको आवश्यकता है, या कहीं न कहीं जा करके सोचने की आवश्यकता है कि ऐसी सोच उनके दिमाग में पैदा क्यों होती है कि जब नहीं, ये ऐसा है ना, ऐसा है संजीव जी, इन जैसे लोग उस जाहिल व्यक्ति का, मैं तो कह रहा हूँ उस जाहिल प्रजापति व्यक्ति जी, का थोड़ा स्टेटमेंट उनको बोलने चलाते दीजिए, रहेंगे। आपके पास इन उनको जैसे बोलने लोग दीजिए। जाहिल लोग प्रजापति जी, उनको बोलने दीजिए। आपका बयान सुन लीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं सपा के प्रवक्ता से बात कर रहा चलाने की क्या हूँ, कोई और जरूरत है। है? अरे हाँ, आपके हिसाब से चलना चलाए, हम आपके आपको एडिटर बनाते हैं, आप भी चलाइएगा अपना चैनल। अरे आप शांत रहिए ना, आपसे पूछ के नहीं चलेगा ना, शांत रहिए आप। चलिए आपके संदीप जी, कहने से थोड़ी चलेगा, तो संदीप जी, देश भी आपके कहने से नहीं चलेगा संदीप जी, साहब। हाँ तो आपको बोलिए ना, आपको कोई रोक देश रहा हूँ भी क्या आपके मैं? कहने से नहीं चलेगा। संदीप जी को बोलने दीजिए। प्रजापति जी, सुन लिया मैंने आपका। संदीप जी, चुके आपके संदीप जी एक बार बोले, अरे पर काम बताइए। करना है। जी, जरूरत है कि अगर कहीं सुधार की बात हो रही है, कुछ नई चीज हो रही है, तो उसका मुस्लिम समाज को आगे बढ़ के सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वह व्यक्ति जो उसको गुमराह कर रहा है या अंधेरे की उम्र में ले जा रहा है, डार्क एज में ले जा रहा है, उसको लोग सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। भाई अगर गलत है तो उसको मानिए गलत। कौन व्यक्ति, कौन पिता होगा जो पढ़ा लिखा अपने बेटी की शादी 18 से पहले करना चाहेगा? निश्चित ही ऐसे मौलाना मौलवी जो गरीब लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उन्हीं लोगों को इस तरह से मिसगाइड करते हैं कि भाई 15 साल 16 साल की उम्र में अपनी बेटी को शादी करके फ्री हो जाओ। लेकिन कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति न मदरसे में अपने बच्चे को पढ़ा रहा है और न 16 साल की उम्र में शादी कर रहा। हर मुस्लिम के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं। आप ना हो, आप डेटा ले लीजिए, सभी लोगों के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ाई कर रहे हैं। किसी का बच्चा मदरसे में पढ़ने नहीं जाता जिसके पास पैसा हो गया है। मदरसे में वही बच्चे पढ़ रहे हैं जो गरीब हैं, जिनको दो रोटी की व्यवस्था नहीं है। और जो चंदा मुस्लिमों द्वारा इकट्ठा होता है उससे वो मदरसा चल रहा है। कुछ तो सरकारी मदरसे भी है। लेकिन बात यह है कि भाई मुस्लिम समाज आगे की सोच कब रखे? दुनिया में जो चीजें डेवलपमेंट हो रही हैं, भाई समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा। अगर समय के हिसाब से नहीं बदलेंगे तो हम अपने बच्चों के साथ इंजीनियर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही क्योंकि आप अनम्यूट करें अपने मोबाइल, आपका म्यूट है। जी ठीक है, एक बार हरगोविंद जी के पास जाऊंगा, वो बार बार हाथ उठा रहे थे। हरगोविंद जी, मुस्लिम, देखिए ये समस्या मुस्लिम हिंदू समस्या नहीं है जी, ये पिछड़ेपन की समस्या है। पिछड़ा चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वहां कम एज में शादी हो रही है। आप राजस्थान चले जाइए या जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वहां चले जाइए, इसी तरह कुछ मुसलमानों में। और इस तरह की बयानबाजी, बलात्कार और ये सब चीजें नहीं देनी चाहिए, इससे एक इशू मिल जाता है। और जो दूसरे, ये सवाल नहीं है कि कम एज में शादी हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पे डिबेट ये है कि रेप की वजह कम उम्र में शादी होना, इस पे है। अगर कम उम्र में देर से शादी होने को आप बताने कि इसकी वजह से रेप हो रहा है, तो भाई शादी के बाद रेप नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? आप कम उम्र में शादी करने का रेप नहीं होगा क्या? और कानून के हिसाब से अगर बालिग नहीं है, आप शादी करते हैं, तो वो रेप किस श्रेणी में आता है? तो सारी चीजों को सोच के बोलना चाहिए ना। अगर नाबालिग की शादी करते हैं तो वो रेप है, और उसको कोर्ट जो है उस शादी को शून्य मानता है, उस शादी को मान्यता नहीं देता है कोर्ट। संदीप जी है, तो मैं वही तो बात कह रहा हूँ। आप लोग कह रहे हैं कि 18 वर्ष में शादी होने, अरे वो मसला ही नहीं है। मसला ये है कि आप कह रहे हैं कि देर से जो शादी हो रही है उसके कारण रेप हो रहे हैं, इसमें मसला है। देखिए, जिसके अंदर जानवर सवार है वो तो किसी को छोड़ने वाला नहीं। कुत्ते बिल्ली तो छोड़ता नहीं है, बच्चों की क्या बात करें हम। तो जिसके जहन में पागलपन है, जिसके अंदर शैतान घुसा हुआ है, उसका कोई इलाज नहीं है। रेप का कारण कोई उम्र नहीं होती है। रेप एक बीमारी होती है, और जब बीमारी ग्रसित होता है वही व्यक्ति रेप करता है, और उसका इलाज उत्तर प्रदेश में तरीके से हो रहा है। आज तक आप सवाल यहाँ ये कि आप कभी बोलते हो कि नहीं लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है इसके कारण रेप होता है। मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है, और उनके नेता उनको डिफेंड करने लग जाते हैं।
आप कहते हैं कि नहीं ज्यादा उम्र में शादी हो रही है इसके कारण रेप हो रहा है, तो ये बोल रहा मैं ये इस वजह से मैं चर्चा कर रहा हूं। मैं इसलिए नहीं चर्चा कर रहा हूं कि सरिया का इसमें उल्लंघन हो रहा है, सरिया और पर्सनल लॉ और जो बीएनएस है वो आमने सामने है, इस पे चर्चा नहीं। चर्चा है आपकी सोच क्या है, आप रेप के पीछे वजह क्या मानते हैं। आप अपने आप को दुरुस्त करने की बजाय जो है आप सीधे कुछ ना कुछ कारण निकाल लेते हो और उसको सच बोलने लगते हो। जो समस्या है उसको जनरलाइज करने का ये तरीका है, आप इससे बचिए। मैं इस पे इसलिए ये चर्चा कर नहीं रहा, मैं इसलिए इस कारण से इसकी चर्चा कर रहा हूँ। लिव इन रिलेशन की एज क्या है? चर्चा इस पे वो भी बालिग के बाद है सर, वो भी 18 के और 21 के बाद है। लिव इन रिलेशन भी आप 18 के बाद कर सकते हैं, जैसा रशीदी ने कहा है, वो गलत बोल रहा, उसको जानकारी ही नहीं है कुछ। नहीं बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को यहाँ स्पष्ट कर कह रहा हूँ लिव इन रिलेशन की एज क्या है? 18 बालिग के बाद ही आप लिव इन में रह सकते हैं। अरे ये तो सबको पता है, बालिग भारत में वो 18 और 21 है। 18 वर्ष से पहले अगर आप लिव इन में रह रहे हैं तो अपराध कर रहे हैं, आप पे पॉक्सो के अंदर में आप जेल जाएंगे। समझ गए ना, ये कानून है। लिव इन में भी आप नहीं रह सकते, शादी नहीं कर सकते हैं, तो लिव इन में कैसे रह सकते हैं नाबालिग के साथ आप? नहीं ऐसा देखिए, सुनिए वो बात सही है बाल विवाह में, लेकिन फिर पर्सनल लॉ क्या खत्म कर दिया क्या? बिल्कुल, पर्सनल लॉ पॉक्सो से ऊपर नहीं है, कोर्ट ने यही कहा है। पर्सनल लॉ आपका पॉक्सो कानून से ऊपर नहीं है। तो मालूम है कि नहीं, या तो उसको खत्म होगा? ये बताइए पॉक्सो लागू कब होगा मुकेश जी? मैं आप ही से हाँ बताइए, पूछिए क्या क्या बोल रहे हैं आप? आज डिसाइड कर दी। हाँ बताइए क्या पॉक्सो कब लागू होता है? वो जो भी वो नियम लागू करे होगा तब होगा ना। हाँ भाई, शादी क्या रेप है क्या? शादी, हाँ इसके बारे में भी कोर्ट ने फैसला दिया है ना। कोर्ट ने फैसला दिया है, नाबालिग की शादी रेप माना जाएगा। कोर्ट ने बोला है, आप पढ़िए पूरा फैसला। नाबालिग से शादी का मतलब शारीरिक संबंध बनाना, शादी मतलब आप तब आपने पूरा फैसला नहीं पढ़ा, आप आ गए रिजवी साहब, आप फैसला पढ़ो। उन्होंने कहा पूरा शादी का मतलब ही है संबंध बनाना, शारीरिक संबंध बनाना। अगर लड़की नाबालिग है तो वो रेप माना जाएगा। ये कोई आज का फैसला नहीं है, एक बार नहीं कितनों बार आप कोर्ट ने फैसला दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया, मुंबई हाई कोर्ट ने भी दिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, पटना हाई कोर्ट ने दिया है। आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। अगर आप नाबालिग से शादी करते हो, शादी को शारीरिक संबंध माना जाता है शादी के लिए, और अगर आप नाबालिग से करते हो तो वो रेप माना जाता है। इसमें फिल्में भी बनी है सर, आप लोग तो आप लोगों को जानकारी नहीं, आप लोग पढ़े लिखे हो। देखिए एक मिनट, हाँ आप इतना ज्यादा इतने पढ़े लिखे, फैसले का आज क्या है? आर्टिकल 25 खत्म हो गया क्या? हाँ 25 क्या है आर्टिकल? नाबालिग से शादी करने को प्रोटेक्ट करता है क्या? भाई पर्सनल लॉ को तमाम जो है वो प्रोटेक्ट कौन करेगा? जो लॉ है वो आपके पर्सनल लॉ से ऊपर है। संदीप जी मुझे लगता है कि बेटर बता पाएंगे। मैं आपके सामने सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे ही पढ़ देता हूं। द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट द मिनिमम एज ऑफ मैरिज प्रेस्क्राइब्ड अंडर प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन मैरिज एक्ट 2006 अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। यस, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। आराम से निकालिए क्या कह रहा है। इसका मसला मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ। सुनिए, मैं उसकी हिमायत मैं कह रहा हूँ 18 साल से कम में शादी नहीं होनी चाहिए, मैं ये शुरू से कह रहा हूं। लेकिन जब आप बहस करेंगे, बात करेंगे, जब आप संविधान की बात करेंगे, जब आप पर्सनल लॉ की बात करेंगे, तो उस पर तो डिस्कशन होगा ना। हाई कोर्ट सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, सुप्रीम अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस बेंचेस होती हैं, बेंचेस होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दिया है 2008 में। अगर ये कहा 2008 में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। इसमें बुराई क्या है? इसे मिर्ची के दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, कम एज में ना हो, बिल्कुल सही है। 40-40 साल की औरतें बैठी हुई है, लड़कियां बेरोजगारी की वजह से। भाई किसी को शादी करने की इच्छा नहीं है, कोई शादी नहीं करना तो उसका निकल लिए हैं क्या? आप भाई उसकी अपनी पर्सनल लिबर्टी है क्या? आप बताइए उनके बारे में आपने सोचा? उनके बारे में सोचा आपने? क्या दे रहे हैं आप? क्या उन्नत श्रेणी का की वजह से बहुत ही बाहियात बातें कर रहे हैं रिजवी साहब। आप कोई 40 वर्ष की उम्र में शादी नहीं कर रहा, इसलिए आपको क्या हो जाए? उसको आपका रेप से मैं कह रहा हूँ कि भाई के अनुसार उनकी फिक्र महिला बच्चा पैदा करने की मशीन हो गई। फिक्र नहीं है आपको? नारी का सम्मान न हुआ। उनके घर में जवान बेटियां बैठी है,
उनके माँ बाप से पूछो जाके मुकेश जी। अरे वो फिर वो आपको लगता है जो बैठी हुई है, आप कितने आप क्योंकि आपने उस खोल से बाहर कभी आए नहीं, आप उस खोल से कभी बाहर नहीं आए ना, इसलिए आपको लगता है कि लड़कियां शादी करना ही लड़कियों का उद्देश्य है, आप इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आपको लगता है कि भाई बालिग हो गई, इसको शादी कर दो, नहीं तो इसका रेप कोई कर देगा समाज में। माँ बाप को नींद नहीं आती है, आपके यहाँ नहीं आती होगी, बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ये संजीव जी, मुझे लगता है इसमें लॉ का मेरे पास समय की कमी है। संजीव जी, इस पे क्या नियम क्या कहता है, जरा से एक बार बताइए। 13 साल की बच्ची देखिए, को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 2022 का, हाँ। खलील रहमान स्टेट ऑफ केरला का 2022 का, जिसमें कोर्ट ने खुद ही इस बात को कहा है कि एज जो है 18 साल है, रिगार्डलेस ऑफ द कस्टमरी प्रैक्टिस, तो पॉक्सो एक्ट आपके ऊपर लागू होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है 2022 का, अगर आप लोग सर्च करना चाहें जो है। नहीं है, तो सब ये बड़ी स्पष्ट है पॉक्सो के प्रोविजंस को लेकर के कि स्पेशल एक्ट जो है पर्सनल लॉ को हमेशा ओवरराइड करेगा जो है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होनी चाहिए लोग जो है। बिल्कुल, चलिए हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ में जुड़ने के लिए और बात करने के लिए रिजवी साहब आपका, वलीउल्लाह साहब आपका, राकेश त्रिपाठी जी आपका, संदीप मिश्रा जी आपका और हरविंद अरोड़ा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लिया। लेकिन जो चर्चा हो रही थी वो चर्चा अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जो लोग हैं यहाँ पर जो इस्लामिक स्कॉलर के नाम पे आए थे, उनकी सोच भी इसी तरीके की है। थोड़ा सा फर्क है, विरोध तो कर रहे हैं इनके बयान का, लेकिन जो सोच है वो इसी के आसपास इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को शिक्षा दी जाए, ऐसे लोगों को पढ़ाया जाए और मदरसा से बाहर निकाल करके कानून की किताब पढ़ाई जाए, तभी शायद इनके दिमाग में कुछ बत्ती जल पाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।